दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव लेकर के आया। हमने इसकी स्टोरी देवनागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव सारा स्टोरी कह दिया। अगर नहीं देखा है तो जा करके पहले मैं उस वीडियो को देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाओ। ये ऑब्जेक्टिव है क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मेरी पूरी उम्मीद है कि स्टोरी देख जिसने जिसने देखा होगा तो पूरी उम्मीद है कि 100 में 100 आंसर देगा सही सही। ठीक है, तो तुमने नहीं देखा है तो जा करके पहले स्टोरी देख लो। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। वीडियो को क्या करो बाबू, लाइक करो और दोस्ती के पास भी शेयर करो। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 10th का जितने भी आता है सारा इसी चैनल पर आएगा, 10th का सारा वीडियो। ठीक है, तो इस चैनल को क्या कर लो बाबू, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, बताओ किस लिपि में लिखी जाती है। ए में खरोष्ठी, बी में सैर सेनी, सी में देवनागरी, डी में कन्नड़। तो बाबू हिंदी में जितनी भी लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट हमारा हम दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, हिंदी के आदि कवि हैं। बाबू ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगता है शायद एक आध साल छूटता है, नहीं तो लगातार पूछता है, लगातार पूछता है। सोच लो, लगातार पूछता है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी के आदि कवि जो हैं वह सरहपाद है। कौन है बाबू, सरहपाद। और सरहपाद ने ही, कौन बाबू, सरहपाद ने ही दोहा कोश की रचना की है। दोहा कोश की रचना किसने की बाबू, तो दोहा कोश, दोहा कोश पूछेगा दोहा कोश की रचना किसने किया था बाबू, तो सरहपाद ही मारना। ठीक है, और हिंदी आदि के कवि कौन है बाबू, तो सरहपाद हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक जो पुस्तक है बाबू वह किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। बताओ बाबू, हम लोग जिधर हैं उधर नर्रा नेवारी जो होता है ना, धान वाला उसको नेवारी ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह बाबू हम लोग किस भाषा में लिखते हैं, बताओ। देवनागरी में, खरोष्ठी में, सैर सेनी में, और एक है ब्राह्मी में, ब्राही लिपि में। बताओ जल्दी कौन सा लिपि में लिखते हैं बाबू, तो देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। बताओ, भारतीय लिपियों की कहानी हमने बताया था, जिसने पूरा स्टोरी देखा उन्होंने लगा दिया होगा। ठीक है, कौन है बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में मैक्स मुलर, सी में जितेंद्र मिश्रा, और डी में गुणाकर मूल्य। तो ये है बाबू गुणाकर मूल्य। कौन है बाबू, गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है 6ठा नंबर, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। बताओ किसकी विद्या की रचना है, बताओ कहानी है, क्या है यह, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है। बताओ, तो हमने बताया था कि यह जो नागरी लिपि है यह एक नई बात है, ट्रिक बताया था कि नगर के लोगों में एक नई गुण है ना, क्या बताया बाबू, नई गुण है। तो इसलिए नई का मतलब हो जाएगा निबंध है, और गुण का मतलब गुणाकर मूल्य। ठीक है, किस तरह से हमने ट्रिक बताया था। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, क्या है, दोहा कोश किसकी रचना, बताओ। अभी बताया था हमने जस्ट, दोहा कोश किसकी रचना बाबू, सरहपाद की, रसखान की, जीव नंदन दास की, गुरु नानक की। तो बाबू यह है सरहपाद की, हमने अभी जस्ट बताया था कि यह है दोहा कोश की रचनाकार कौन है, सरहपाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8वां नंबर, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। बताओ, उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। ये जो भाषाएं है बाबू यह है सब दक्षिण भारत की। किसकी है बाबू, दक्षिण भारत की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक कौन है, यानी कि नागरी लिपि जो निबंध है इसके लेखक कौन है, भुलाकर मूल्य। भुलाकर मूल्य ने बाबू यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया, गुणाकर मूल्य होगा। क्या होगा बाबू, गुणाकर मूल्य होगा, गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। ठीक है, याद रखना, गुणाकर मूल्य। ठीक है, गुणाकर मूल्य अज्ञेय, पंत और वसल। तो क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गुणाकर मूल्य। ठीक है, निबंध के लेखक है गुणाकर मूल्य, यहाँ पे भुलाकर मूल्य लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा हम, रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है, बताओ। तो रामायण की रचना किस भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो बताओ, जितने भी पहले के जितने भी बुक थे बाबू सारा का सारा संस्कृत में लिखे जाते थे,
अधिकांश, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है बाबू 11वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? बताओ। देवनागरी कहते हैं, नंदी नागरी, मराठी, मेवाड़ी। तो हमने बताया है कहानी में बाबू इसको नंदी नागरी कहते हैं। कुछ कहते हैं बाबू नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या बाबू, नेक्स्ट है दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? बताओ कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। तो बाबू ये जो होता है सबसे प्राचीन है वह है तेलुगु। कौन सी है बाबू? तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सरहपाद किसकी कृति है? बताओ सरहपाद किसकी कृति है? अभी हमने बताया था सरहपाद यानी कि किसने लिखा था। सरहपाद क्या है, किसके लेखक? बताओ। दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छ कट्टिकम मेलम। तो बताओ बाबू ये लोग को तो इस कहानी में चर्चा भी नहीं किया गया है, तो बच गया कुछ दोहा कोश। दोहा कोश के हमने पहले किया है कि सरहपाद हैं दोहा कोश के रचनाकार। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? बताओ। यतीन्द्र मिश्रा, गुणाकर मूल्य, अमरकांत अगय। तो बताओ इसके जो लेखक है बाबू यह है गुणाकर मूल्य। लेखक कौन है बाबू? गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट हमारा क्या बाबू 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है, हिंदी लिखी जाती है। बताओ हिंदी लिखी जाती है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। तो ये जो बाबू हम लोग हिंदी लिखते हैं यह देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जब एग्जाम भी देते हैं ना तो हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या है बाबू, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? बताओ उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने जाते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। तो ये जो मिलने लगता है बाबू ये मिलने लगता है 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 17वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? बताओ पूर्वी भारत से, पश्चिम भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से। नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख जो मिले हैं वह मिले हैं दक्षिण भारत से। कहाँ मिले हैं बाबू? दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है बाबू? तो नंदी नागरी भी कहा जाता है। नंदी नागरी कहा जाता है, नागरी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना नंदी नागरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर, ठीक है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? मुद्रण पे टाइप कब बने थे? देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। अगर पूछेगा कि अगर कब से हमारा अक्षरों में स्थिरता यानी कि टाइप बनने लगे तो बताना है क्या आंसर। ये अगर पूछेगा कि पुस्तकों की छपाई में अक्षरों की अस्थिरता कब आई, अक्षरों में अस्थिरता कब आई, तो 2 सदी पहले मारेंगे। क्या मारेंगे बाबू? 2 सदी पहले। लेकिन पूछा है मुद्रण के टाइप कब बने थे, तो मुद्रण के जो टाइप बने थे वह 2 दशक पहले बने थे बाबू। क्या मारना है आंसर? बी। आंसर बी मारना है। अगर पूछेगा देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने तो माना है 2 दशक पहले। अगर पूछेगा देवनागरी लिपि में अक्षरों के टाइप कब बने, अक्षरों के पूछेगा तब मारेंगे 2 सदी पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? बताओ। 1935 ईस्वी में। हमने तो डायरेक्ट इसको बता देना यार। 1935 इधर क्या 1836 होगा? नहीं ये भी नहीं होगा। 1835 नहीं होगा, 1935 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब पूछेगा इनका मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था, तो 2009 ईस्वी में। कितना ईस्वी में बाबू? 2009 ईस्वी में, ठीक है। 2009 में हुआ था। कितना बाबू? 2009 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या बाबू, और 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या है? 19वां नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ है? बताओ कहाँ हुआ था? तो हमने बताया था गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। बताओ यहाँ पर ऑप्शन में देखना है क्या क्या मिलता है, ठीक है। ए में क्या है बाबू? दिल्ली, बी में कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र, डी में मध्य प्रदेश। तो हमने बताया बाबू महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है बाबू? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? बताओ गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, किस? बताओ। महाराष्ट्र के होंगे बाबू, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा ही बोली जाती है। तो यह जो लेखक होंगे मराठी भाषा में ही लिखे होंगे, ठीक है। तो यह जो लेखक थे मराठी भाषा के यानी कि मराठी भाषा में लिखे थे, ठीक है, शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू?
अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, मांझी जी, गांधी जी। बताओ, गांधी जी यहाँ पर लिखना चाहिए, मांझी जी लिखा गया है, ठीक है, गांधी जी होगा, क्या होगा बाबू? गांधी जी, ठीक है, गांधी जी लिख लेना, ठीक है, गांधी जी। क्या हो जाएगा बाबू? बताओ, अक्षर कथा किसके बाबू? तो हमने बताया था अक्षर कथा यह गुणाकर मूल्य के रचनाकार हैं और कहा जाता है कि सबसे इनकी प्रमुख पुस्तक भी है। पूछेगा सबसे प्रमुख पुस्तक गुणाकर मूल्य की कौन है? तो क्या माना है बाबू? अक्षर कथा। क्या माना है? अक्षर कथा। अक्षर कथा जो है गुणाकर मूल्य की सबसे प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 23 नंबर, गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाया था? बताओ, यानी कि किस भाषा में अपनी पढ़ाई को किए थे? किस भाषा में? गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। तो बाबू गुजरात ये जो थे गुणाकर मूल्य, उन्होंने मराठी भाषा में ही अपनी पढ़ाई किए थे, ठीक है। 24 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताओ। तो हमने अभी जस्ट बताया गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबू, हाँ, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे वह ग्राम में किए थे, यानी कि ग्रामीण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो गुप्त काल से जो है सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी, गुजराती। गुप्त काल का जो है बाबू इसमें जो है ब्राह्मी लिपि से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं तुम लोग, और हमारे टोटल इसमें 34 ऑब्जेक्टिव लेकर आए, आप लोग कितना सही कर पाते हैं जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है? नेक्स्ट है, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि के प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? कहा जाता है गुणाकर मूल्य ने नागरी लिपि को किसकी बहन कही है? बताओ। तो हमने बताया था बंगला को बाबू। क्या बताए थे? बंगला को देवनागरी लिपि की बहन कही जाती है, तो बंगला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। बंगला को देवनागरी लिपि की बहन कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, क्या है? 27 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या है? हाँ, देवनागरी किसे कहा गया है? बताओ, देवनागरी किसे कहा गया है? बताओ। कुछ गुजरात के ब्राह्मणों का कहना था कि गुजरात के नागर में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था, इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन कुछ लोग काशी के राजा का कहना है कि सबसे पहले यह काशी देवों की नगरी है, देवों की भूमि है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे पहले काशी में हुआ था, इसलिए देवनागरी लिपि कहा गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले यह ताड़ित ग्रंथ से लिया गया है और यह प्रयोग सबसे पहले पटना में किया गया था, इसलिए इसका देवनागरी लिपि कहा गया है, ठीक है। हमने स्टोरी में बताया था। तो बताओ, यहाँ पे क्या बाबू काशी मिल रहा है? हाँ। मथुरा होगा? नहीं। हरिद्वार हो सकता है? हरिद्वार हो सकता है, बताओ जल्दी। क्या बनारस हो सकता है? नहीं। हरिद्वार हो सकता है? नहीं। मथुरा हो सकता है? नहीं। इसमें क्या हो सकता है? काशी। अगर काशी नहीं देता तो क्या हो जाता बाबू? यहाँ पे गुजरात। क्या हो सकता था? गुजरात। अगर गुजरात और काशी नहीं देता तो हो जाता पटना। क्या मारते बाबू? पटना, ठीक है, क्योंकि यह तीनों जगह से कहते हैं लोग कि दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 28वां नंबर ऑब्जेक्टिव, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? योगी, सिद्ध किया गया कार्य, महात्मा, एक प्रकार की लिपि। तो बाबू यह है सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है बाबू, यह एक प्रकार की लिपि है, इसमें भाषा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, और अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अनामिका की, गुणाकर मूल्य की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी यहाँ पे बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ तुम लोग बाबू, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? यह है बाबू गुणाकर मूल्य की। किसके है? गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मी लिपि, खसेटी लिपि और देवनागरी लिपि, और हमारा एक है इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या है बाबू? यहाँ पे नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? बताओ, नागरी लिपि किस
लिपि में लिखी गई, तो बाबू तो यह हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा बाबू? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या है, हाँ 31वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, क्या है? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे? कितने पहले बने थे? 2 सदी पहले, 3 सदी पहले, 1 सदी पहले, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ। अब हमने शुरू में ही बताया है कि इसके जो टाइप राइटर बने थे वह 2 सदी पहले बने थे। अगर पूछेगा कि मुद्रण के टाइप कब बने थे, तो 2 दशक पहले बने थे। 2 दशक पहले, 2 दशक पहले, 2 दशक पहले बने थे। ठीक है, 2 दशक। अब पूछेगा अक्षरों यानी कि टाइप, अगर पूछेगा टाइप कब बने, तो मारना है क्या? ठीक है, क्या मारना है बाबू? तो 2 सदी। क्या मारना है? 2 सदी। ठीक है, 2 सदी मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर, नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है बताओ? हमने बताया था हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, यह सभी के देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बताओ नेपाली भाषा की लिपि क्या होगी? नेपाली भाषा की नेपाली होगी बाबू? नहीं। खसकुरा होगा? नहीं। नेक्स्ट हमारा है और क्या बाबू? नेवारी होगा? नहीं। देवनागरी होगा? हाँ देवनागरी होगा, क्योंकि यह 4 गो लिखा जाता है बाबू, मराठी में और हिंदी में और नेपाली और संस्कृत। क्या बाबू? संस्कृत। यह सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, याद रखना। मराठी भाषा की लिपि है बताओ? देवनागरी, मराठी, माझी, इनमें से कोई नहीं। मराठी भाषा की लिपि जो है बाबू वह बताओ क्या है बाबू? अभी जस्ट बताया हमने, देवनागरी है। क्या है बाबू? देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? हमने बताया था ऊपर में ही, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? ए में है 2009 ईस्वी में, 2008, 2010, 2011। तो हमने अभी जस्ट बताया था बाबू कि जो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था वह 2009 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु, ठीक है, इनका निधन यानी कि जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। पूछेगा जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। बोलेगा मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ था, तो 2009 ईस्वी में। ठीक है, इनका निधन हो गया। ठीक है, यही हमारा टोटल 35 ऑब्जेक्टिव था। आप लोग ज़रूर बताना इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में आप लोगों ने 34 ऑब्जेक्टिव में से कितना स्कोर किया होगा। अगर जिसमें से इसमें 30 स्कोर किया होगा वो उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।